एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में फिर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम राजस्थान के वन का अध्ययन कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अपन ने वनों का वर्गीकरण कर दिया था। वनों का वर्गीकरण करने के बाद अपन ने वनों के 3 आधार पर वर्गीकरण की बात की थी। प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा पड़ा था वृक्षावरण एवं वनावरण के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, और जलवायु के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। इस बेसिक चीज़ों के बाद अपन आगे पढ़ेंगे। कल बताया था कि हम राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में वन संपदा की बात करेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी वन संपदा पाई जाती है, मतलब वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति की बात करेंगे। अब इस वनस्पति की स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक से, वह है राजस्थान में पाया जाने वाला खेजड़ी। यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं आप उतारने की कोशिश ना करें, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है ये आपके बहुत काम आ जाए। खेजड़ी की बात करें अपन तो खेजड़ी से संबंधित कितने पॉइंट आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। मेरे हिसाब से आप लिख के रख लीजिए, इससे बाहर खेजड़ी का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा आपको खेजड़ी की जानकारी किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। इवन इन राजस्थान टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेगी। RBSC में भी बहुत सारा कलेक्शन किया है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। खेजड़ी के बारे में जो आपको याद है वह है, इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। ये तो सबको याद है, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के गौरव के साथ इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये दोनों बेसिक चीज़ें आपको याद ही है। यह राजस्थान का गौरव भी है, यह राजस्थान का कल्प वृक्ष भी है, लेकिन यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और पुराने ज़माने की बात करें तो कहीं न कहीं आराध्य देवता, आराध्य देवियाँ आपने पढ़ी होंगी। तो ये खेजड़ी है, वह पुराने समय में तोमर राजवंश, आपने इतिहास में इसका नाम सुना होगा, यह तोमर राजवंश का आराध्य वृक्ष है। तोमर राजवंश का आराध्य वृक्ष है। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। इसका नाम संबंध किससे था? तोमर राजवंश से था। तो राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष भी है। तोमर राजवंश था, उसका आराध्य वृक्ष भी था। अब ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कब बनाया गया? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कब दर्जा दिया गया? तो राज्य का वृक्ष का दर्जा दिया गया था इसको 31 अक्टूबर 1983, 1983 में ही इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। हम थोड़ा सा व्यवस्थित लिख रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सेव कर सकें। तो खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। अब इसके अन्य नामों की बात करें तो कितने नाम इसके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अन्य नामों की बात करें अपन तो सबसे पहला है, कोई खेजड़ी का ठेका अपन राजस्थान वालों ने ही ले रखा है, यह दुनिया में बहुत सारी जगह पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको गफ के नाम से जाना जाता है। इसको बोलेंगे गफ बोलेंगे। इसी को तमिल भाषा में, यानी कि दक्षिण भारत में तमिल भाषा में इसे बोला जाता है वन्नी। तमिल में इसे वन्नी के नाम से जाना जाता है। अगर सिंधी में बात करें तो सिंधी में इसे कांडी के नाम से जाना जाता है। सिंधी में कांडी के नाम से जाना जाता है। शमी की बात करें तो ये शमी नाम है, वह कौन सी भाषा का है? गुजराती भाषा का शब्द है। तो इसे गुजराती में किस नाम से जाना जाता है? शमी नाम से। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में इसे कहा जाता है सीमलो। सीमलो के साथ इसे सांगरी भी कहा जाता है, और एक नाम और भी है, झांटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में सींगलो, सांगरी और जांटी ये नाम है। तो इसके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर परीक्षा में आता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको लगभग सबको याद होगा। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपियस सिनेरिया। प्रोसोपियस सिनेरिया।
तो खेजड़ी के बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपियस सिनेरिया, या बोटेनिकल नेम की बात करें तो प्रोसोपियस सिनेरिया है। जांटी कहते हैं, सांगरी कहते हैं, सिमलो कहते हैं, शमी कहते हैं, कांडी कहते हैं, वन्नी कहते हैं, गप कहते हैं, लेकिन राजस्थान में जांटी शब्द या सांगरी वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब खेजड़ी है, उसको बचाने के लिए कितने बलिदान हुए? तो खेजड़ी को बचाने के लिए अगर बलिदान की बात करें तो 2 बलिदान हैं, वह आपको ज़रूर याद रखने हैं। और 2 बलिदान हैं, वह है एक तो 1604 इसमें हुआ था सबसे पहला बलिदान है, और ये 1604 में हुआ था रामासड़ी गांव। खेजड़ी से संबंधित सबसे पहला बलिदान 1604 में यह हुआ था रामासड़ी गांव में। और रामासड़ी गांव है वो कौन से ज़िले में आता है? जोधपुर में। तो जितने भी खेजड़ी से बलिदान हैं उसका संबंध जोधपुर से है। और इनमें शहीद होने वाले 2 नाम होते हैं कर्मा एवं गोरा। कर्मा एवं गोरा ये दोनों शहीद हुए थे, इसलिए इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो खेजड़ी से संबंधित पहला बलिदान 1604 में हुआ था रामासड़ी गांव जोधपुर में, लेकिन ये मैच छोटा सा था इसलिए ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है। दूसरे बलिदान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है खेजड़ली बलिदान। ये खेजड़ली बलिदान है वह इतिहास बन गया। अब खेजड़ली बलिदान को ही कहा जाता है राजस्थान का चिपको आंदोलन। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान का चिपको आंदोलन कैसे हुआ था इसकी कहानी आपको याद ही होगी। थोड़ा सा अपन शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। घटना है 28 अगस्त की। 28 अगस्त सन 1730, ये आपको तारीख याद रखनी है। 28 अगस्त 1730 को 2 नाम आते हैं। एक तो आता है महाराणा अभय सिंह। महाराणा अभय सिंह को अपने महल के निर्माण के लिए, चूना पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, और वहाँ पे खेजड़ी ज़्यादा होता है। तो उन्होंने अपने एक सेनापति थे, या कह सकते हैं उनके दीवान थे, गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी को भेजा कि पता लगाओ कि सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष कहाँ हैं। तो वो पहुँचे सीधे खेजड़ली में। इनकी अगुवाई में बहुत सारे सैनिक इस गांव में पहुँचे और खेजड़ी के वृक्षों को काटने का प्रयास शुरू ही किया था। इतने में बहुत सारे लोगों ने खेजड़ी के पास आकर उनसे लिपट गए और उनके बचाने का प्रयास किया। और ऐसे बचाने के प्रयास में लगभग 363 लोग, एग्जैक्टली है ना, लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। इन 363 लोगों में पुरुष कितने मरे और महिलाएं कितनी मरी ये दोनों ही आपको याद रखना है। खेजड़ली में कुल कितने लोगों ने बलिदान दिया था? 363 लोगों ने। इन 363 लोगों में 294 तो पुरुष थे और 69 थी महिलाएं, मतलब 294 प्लस 69 हो गया 363। और इन 363 लोगों में बलिदान देने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे? तो यहाँ पे नाम आता है इमरता देवी बेनीवाल। इमरता देवी बेनीवाल। और इसी इमरता देवी बेनीवाल का नाम था अमृता विश्नोई। इतिहास में इसी नाम से जानी जाती है, अमृता देवी विश्नोई। तो सबसे पहले बलिदान देने वाली थी अमृता देवी विश्नोई। अब अमृता देवी विश्नोई के बाद उनके कुछ परिवार के सदस्य थे। उन परिवार के सदस्यों के मैं नाम लिखूंगा। उनकी बेटी रत्नी, रत्नी ने अपना बलिदान दिया। आसी, आसी के बाद है भागो, यानी कि अमृता देवी सबसे पहले शहीद हुई। इसके बाद इनकी 3 बेटियां, और फिर आता है रामोजी विश्नोई। तो सबसे पहले 5 बलिदान देने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के थे। वो कौन कौन से थे? अमृता देवी विश्नोई, इनकी 3 पुत्रियां और उनके पति रामोजी विश्नोई। ऐसे करते करते कुल मिला के 363 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए और एक भी खेजड़ी का वृक्ष नहीं कटने दिया। और महाराणा अभय सिंह को यह अपना आदेश वो वापस लेना पड़ा। तो खेजड़ी को वह काट के नहीं ले जा सके, इसलिए इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसी खेजड़ी की बात करें आगे। खेजड़ी से संबंधित हमने कहा कोई भी प्रश्न है वो आपके बाहर नहीं जाएगा।
इन्हीं खेजड़ी के नीचे दो लोक देवता हैं, यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे दो लोक देवताओं के थान होते हैं। वह थान कौन से देवताओं के हैं? तो एक तो है गोगा जी, गोगा जी के थान हैं, वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और एक है जुंजार जी। गोगा जी और जुंजार जी यह खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाए जाते हैं। अब आगे बात करें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक तो है खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखें। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर प्रति वर्ष। हर वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा या ऑपरेशन खेजड़ी भी बोला जाता है। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब हुई खेजड़ी को बचाने के लिए? तो ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में। खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई का नाम प्रसिद्ध है, इसलिए वो पर्यावरणविद मानी जाती है। तो पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, वह कब से प्रारंभ हुआ? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, वह प्रारंभ हुआ था 1994 में। और इसकी राशि की बात करें तो व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलते हैं, और जब ये किसी संस्था को मिलता है तो 1 लाख रुपये मिलते हैं। ये वर्तमान में, पहले 25,000 और 50,000 था, वर्तमान में इसकी राशि है 50,000 और 1 लाख रुपये। यह किसी व्यक्ति को मिलते हैं अगर व्यक्ति का योगदान है, और अगर किसी संस्था को मिलता है तो 1 लाख रुपये मिलते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब मानी जाती है? 1994। इसके अलावा अगले तथ्य की बात करें अपन, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाता है क्षेत्र और एक पूछा जाता है जिला। तो दोनों का उत्तर अलग अलग हैं। अगर क्षेत्र पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में है, और जिला पूछे तो सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। तो नागौर में सबसे ज़्यादा खेजड़ी है। सबसे पुराने खेजड़ी की बात करें तो राजस्थान में सबसे पुराने खेजड़ी है, या सबसे पुराना खेजड़ी का वृक्ष वो कहाँ पे है? मांगलियावास, मांगलियावास। और ये मांगलियावास कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है। तो सबसे पुराना खेजड़ी मांगलियावास अजमेर में है, और यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। देखो, खेजड़ी का मेला है, और जब आप मेले और वो पढ़ेंगे त्यौहार तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हरियाली अमावस्या को खेजड़ी का मेला मांगलियावास में लगता है। अब खेजड़ी पर एक कविता है, खेजड़ी वृक्ष पर। खेजड़ी वृक्ष पर एकमात्र कविता लिखने वाले व्यक्ति थे कन्हैयालाल सेठिया। ये बहुत बड़े कवि रहे राजस्थान के, कन्हैयालाल सेठिया। और इन्होंने खेजड़ी को समर्पित, यानी कि खेजड़ी की उपयोगिता के बारे में एक कविता लिखी थी जिसका नाम है मिंजर। ठीक है, तो खेजड़ी को समर्पित एकमात्र कविता मिंजर है। इस मिंजर कविता का लिखा किसने था? इस मिंजर कविता को कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था। और खेजड़ी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, और इस डाक टिकट को जारी करने का जो वर्ष है वो कौन सा है? 1988 में। तो खेजड़ी से संबंधित इतने प्रश्न हैं, इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आना संभव नहीं है। तो पहला जो अपन ने लिया खेजड़ी के बारे में, वन संपदा। अब दूसरी बात करें कौन सी वन संपदा है, तो इसी के बाद दूसरा आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा के बारे में भी आपको याद रखना है। रोहिड़ा के बारे में क्यों याद रखना है तो समझ लें। रोहिड़ा है वह कहा जाता है राजस्थान की मरुशोभा, क्योंकि ये मरुस्थल के लिए मरुस्थल में ही पाया जाता है, मारवाड़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मरुस्थल की मरुशोभा कहा जाता है। इसे राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, और इसी को मारवाड़ टिक के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ टिक के नाम से। यह हमारा राज्य पुष्प है। राज्य वृक्ष अपन ने पढ़ लिया, अब ये राज्य पुष्प है,
और जब राज्य पुष्प की बात करें तो इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, और साथ में इसका नाम क्या है, वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम की बात करें या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। अब यह राज्य पुष्प कब बना, तो खेजड़ी का साथी है, ये जुड़वाई है, उसी दिन बनाया गया था 31 अक्टूबर 1983। इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया और इसी दिन राज्य वृक्ष भी बना था। तो दोनों तारीख सेम है, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों ही हैं। इसके पुष्प कब खिलते हैं, तो इसके पुष्प खिलते हैं चैत्र माह में। और रोहिड़ा की जो लकड़ी है वह क्या काम आती है, तो बंदूक की बट बनाने में। ये प्रश्न ध्यान रखें, बंदूक की बट होती है यानी कि पिछला भाग होता है, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब रोहिड़ा के बाद अगली जो अपनी वन संपदा उसकी बात करें, वह आता है पलाश। इसी पलाश को दूसरे नाम से जाना जाता है ढाक, और एक और नाम है वह है खाखरा। यानी कि पलाश के 3 नाम हो गए, पलाश, ढाक और खाखरा। और जब इसकी बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है ब्यूटियो मोनोस्पेमा। ब्यूटियो मोनोस्पेमा। यह आरएएस में पूछा गया था, और क्या पूछा गया था वो ध्यान रखें। आरएएस प्रीलिम्स लगभग 2008 या 9 में जो हुआ था, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन आया था वो पता है। ब्यूटियो मोनोस्पेमा, यह पूछा किस तरह के गया था, निम्न में से कौन सा एक जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। जंगल की ज्वाला, और इसी जंगल की ज्वाला को अंग्रेजी में लिखा जाता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। राइटिंग अंग्रेजी में ख़राब है, एडजस्ट कर लें। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से निम्न में से कौन सा जाना जाता है, तो न पलाश था, न ढाक था, न खाखरा था, वहाँ पे ये नाम दिया गया था ब्यूटियो मोनोस्पेमा, और यही नाम है वो पलाश और ढाक का है। सबसे ज़्यादा पलाश कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पलाश है वह पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पलाश है वह पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, और पूर्वी राजस्थान में ही इसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है, ढाक। तो ढाक वन का नाम आएगा कहीं कहीं। तो ये पलाश हो गया। तीसरी वनस्पति की बात करें तो तीसरी जो वन संपदा है वो आता है बांस। बेम्बू जिसको बोला जाता है। बांस एक घास है, मतलब यह घास कुल का पौधा है। अब ये घास कुल का पौधा है तो इसके बारे में आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें ही याद रखनी, इससे ज़्यादा एक भी याद नहीं रखना है। इसे कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। पहला तो ये याद रखना है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल कास्ट, हरा सोना भी कहा जाता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक ये कहाँ पाया जाता है, तो बांस सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक नाम आता है राम बांस। ये राम बांस कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राम बांस है वह केवल कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू में। तो राम बांस माउंट आबू का प्रसिद्ध है। तो 3 वनस्पतियाँ पड़ी, रोहिड़ा, पलाश, ढाक या खाखरा, और अगला है बांस। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगली जो वनस्पति है वह है महुआ। महुआ के बारे में भी पूछा जा सकता है। महुआ कहीं न कहीं आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए महुआ को बोला जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। इसे बोलते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष, इस नाम से भी जाना जाता है। और इस आदिवासियों के कल्प वृक्ष के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह सर्वाधिक बांस की तरह ही दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। और सर्वाधिक महुआ के वृक्ष कौन से अभ्यारण्य में इम्पोर्टेंट है, यह है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। और इन्हीं महुआ के वृक्षों पर एक गिलहरी पाई जाती है जिसको बोलते हैं उड़न गिलहरी। ये इम्पोर्टेंट है, उड़न गिलहरी इसलिए याद रखें। महुआ की बात कर ली, अब बात करेंगे अपन अगला, वह है घास। जो घास इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुख पाई जाने वाली घासें कौन कौन सी है,
तो इसमें एक बार पूछा गया था अंजन और चिंबन क्या है, अंजन और चिंबल, तो ये दोनों आपको समझना है। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ घासों के नाम। सबसे पहला आता है सेवण। सेवण एक घास है। इसी घास को जाना जाता है लिलोण के नाम से, सेवण या लिलोण। और यह सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और ये पश्चिमी राजस्थान में भी एक क्षेत्र है लाठी सिरोंज क्षेत्र। लाठी सिरोंज क्षेत्र भी एक ज़िले में स्थित है, वो है जैसलमेर, मतलब रेड क्लिफ रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो यह घास है सेवण या लिलोण है, वह लाठी सिरोंज क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इस घास का वानस्पतिक नाम है लसीकुलस सिडिकस। लसीकुलस सिडिकस के नाम से जानी जाती है। और इसी घास को कहते हैं घोड़ावण पक्षियों की शरणस्थली। घोड़ावण की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है क्योंकि घोड़ावण पक्षी अपने अंडे इसी घास में देते हैं। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, सेवण, लिलोण, इसका अन्य नाम है लसीकुलस सिडिकस। कहाँ पाई जाती है? लाठी सिरोंज क्षेत्र। कौन से ज़िले में है? तो ये कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में आता है। ये पहली घास हो गई। दूसरी घास की बात करें तो वह है खस। खस की बात करें तो खस घास है, वह सुगंधित घास है। यह एक सुगंधित घास है और इससे इत्र बनाया जाता है। यह केवल 2 जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक तो है भरतपुर, खस घास भरतपुर, और भरतपुर के साथ ही आती है सवाई माधोपुर। आप स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, मैं कोई नहीं मिटा रहा हूँ। खस घास है वो सुगंधित होती है जो भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरी सुगंधित घास है जिसका नाम है बूर। ये भी सबसे सुगंधित घास है, ठीक है। और लेकिन यह पाई कहाँ जाती है? तो 2 जुड़वा जिले हैं, चूरू एवं बीकानेर। बूर कहाँ पाई जाती है? चूरू, और चूरू के साथ दूसरा जिला आता है बीकानेर। ये भी आपको याद रखना है, बूर का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब आता है एंचा, और एक घास आती है कुट्टू। एंचा और कुट्टू के बारे में भी पूछा जाता है। यह दोनों ही घास है वो एक ही जगह पाई जाती है, वह है भरतपुर में पाई जाती है। एंचा है और कुट्टू है, लेकिन एक फ़ायदेमंद है और एक नुकसानदायक है। एंचा है वो नुकसानदायक है पक्षियों के लिए, इसलिए इस घास को बोला जाता है पक्षियों की कब्रगाह। पक्षियों की कब्रगाह। इसकी पत्तियाँ बहुत नुकीली होती है और नुकीली पत्तियों में पक्षी फंसकर मर जाते हैं। आपने केवला देव का नाम सुना होगा, वो पक्षियों की शरणस्थली है, वहीं पे पाई जाती है, तो पक्षियों की कब्रगाह है। कुट्टू घास भी वहीं पाई जाती है, लेकिन यह घास है वो फ़ायदेमंद है। और आपने साइबेरियन सारस का नाम सुना होगा, साइबेरियन सारस है उसका प्रमुख भोजन है वो कुट्टू घास ही है। तो एंचा और कुट्टू है वह दोनों कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। एक और नाम लिखेंगे अंजन और चिंबल, ये पूछा गया है, अंजन और चिंबल, ये दोनों ही घासों के नाम। ये पूछा गया था अंजन और चिंबल क्या है, तो ये घास है। और यह घास केवल कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है अंजन और चिंबल, ये घास के प्रकार हैं। और यह घास केवल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और एक आता है गोखरू घास। गोखरू भी एक घास की तरह ही है, ये ऊँट के लिए बहुत उपयोगी है। और यह घास है वह पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इतनी प्रकार की घास के नाम आपको याद होने चाहिए। अब इस प्रकार की वनस्पति समाप्त हो गई। अब मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं। लवणीय जल में जो पाई जाती है उसे लवणोद्भिद कहते हैं। चट्टानों पर पाई जाती है उसे शिलोद्भिद कहते हैं। और दलदली स्थान है जो अपन ने कल पढ़ा था, रामसर क्षेत्र है, वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे आगे इससे जितने भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क है उनके बारे में। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।